आपको पता है, आपने पहले भी चीजें पढ़ी कि पादप में क्या पाया जाता है, विभजोतक टिश्यूज पाए जाते हैं। तो आप अगर शॉर्ट नोट्स बना के रखोगे तो फटाक से आप उसको खोलोगे और फटाक से आप उसको क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। आपको उसके लिए पूरा का पूरा चैप्टर एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको एकल विभाजन भी तो कह सकते हो ना। देखो सिर्फ एक ही विभाजन हो रहा है। हे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर अपराजिता सिंह और फिजिक्स बाई पंकज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमारे क्लासेस के माध्यम से जो भी वीडियोस आप तक जा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, आपको चैप्टर क्लियर हो रहा होगा, है ना। आपकी बायोलॉजी की पढ़ाई कैसे हो रही है ये मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए करिए। देखिए हम भी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप अगर हमें बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा, हमें भी और मजा आएगा आपको पढ़ाने में। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके आगे के लिए भी ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा जो भी आप पढ़ेंगे, चाहे आप बीएससी कर रहे हैं, चाहे आप नीट कर रहे हैं, उसमें आपको काम आएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, श्योर है। चैप्टर छोटा है, आपको इसमें लर्न करना ज्यादा पड़ेगा, इसमें समझने की चीजें कम है, लर्न करने के चीजें ज्यादा हैं। जैसे आप पादप हार्मोन पढ़ेंगे, ऑक्सिन के क्या काम है, जिब्रेलिन के क्या काम है, लक्षण क्या है, किसने खोज किया, इतिहास क्या है। तो ये सारी बेसिकली चीजें हम इसमें पढ़ेंगे कि वृद्धि क्या है और परिवर्धन क्या है। ठीक है, तो चलो भाई बिना किसी देर के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं आप पढ़ने के लिए? तो आ जाइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर हम अपना शुरू करें बेटा, उससे पहले मुझे ये बताओ कि वृद्धि क्या होती है भाई। व्हाट इज वृद्धि? हमने पादप वृद्धि लिखा है ना, तो मुझे कौन बताएगा कि वृद्धि यानी कि ग्रोथ क्या होती है? बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? कौन अच्छा बच्चा है जो मुझे बताएगा? आप बोलोगे कि मैम जब आकार में या आयतन में वृद्धि हो, जब आकार साइज या फिर आयतन में वृद्धि हो तो उसको वृद्धि कहेंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम पूछते हैं, बताना। जैसे मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा है, बांस का टुकड़ा है या कोई भी चीज है, हम उसको पानी में फेंक दिया। अब थोड़ी देर बाद वो पानी को सोख करेगा और क्या करेगा, फूल जाएगा। तो क्या हुआ, साइज में तो वृद्धि हुई, वृद्धि हुई ना भाई, आकार में तो वृद्धि हुई। तो ये वृद्धि जो निर्जीवों में हो रही है, जो निर्जीव में हो रही है, और वो वृद्धि जो सजीवों में हो रही है, जो पौधों में हो रही है, जो हम में हो रही है, इन वृद्धि में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? कौन बताएगा मुझे कि जो वृद्धि निर्जीवों में हो रही है और जो वृद्धि सजीवों में हो रही है उसमें डिफरेंस क्या है? बताओ मुझे भाई। ठीक है, आपने बोला कि मैम वृद्धि वो है जब आकार में या आयतन में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो हम उसको क्या कह रहे हैं? हम उसको कह रहे हैं कि मैम वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ निर्जीव और सजीवों की वृद्धि में क्या अंतर है। तो देखो अभी हमने निर्जीव में देखा कि जब हमने लकड़ी के टुकड़े को पानी में डाला तो उसने क्या किया, उसने पानी को सूख किया और क्या हुआ, बड़ा हो गया। तो क्या हो रहा है, ये एक सिंपल अंतःचोषण प्रक्रिया है। ठीक है, लेकिन सजीवों में वृद्धि हो रही है, इस बात का सूचक क्या है? सजीवों में क्या होगा? सजीवों में आपने देखा है कि मेटाबॉलिज्म क्रियाएं पाई जाती हैं, उपचय और अपचय पाया जाएगा। इससे क्या होगा, कंफर्म होगा कि हाँ भाई क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो सजीवों में या बेसिकली, चूंकि हम इस चैप्टर में बेसिकली पादप के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, तो अगर सजीवों में या हम पादप वृद्धि के बारे में बात करें तो हम क्या कहेंगे कि जिसमें उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं देखी जाएंगी, वही क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। उपापचय मतलब क्या होता है बेटा, उपचय और अपचय। उपापचय मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अपचय और उपचय, दोनों ही तरह की क्रियाएं देखी जाएंगी। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे चले। अब मुझे कौन बताएगा कि पादप वृद्धि का पहला चरण क्या होता है? पादप वृद्धि का पहला चरण क्या है? सोचो सोचो सोचो, क्या होता होगा?
याद आया? बीज अंकुरण भाई सबसे पहला क्या हो रहा है? सीड जर्मिनेशन। तो पादप वृद्धि का पहला चरण क्या है भाई? आप कहेंगे मैम बीज अंकुरण, या फिर आप क्या कहेंगे मैम? सीड जर्मिनेशन। इतना क्लियर है? ठीक है, अब चलो पादप वृद्धि के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। ठीक है, अब आपने देखा है कि पादपों में लगभग जीवन पर्यंत वृद्धि चलती रहती है। ठीक है, हम में नहीं चढ़ती। हमारा एक फिक्स साइज है। आप देख लो, हमारी उंगली इतनी बढ़ेगी, ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारी इस हाथ की उंगली इतनी रह गई और इस हाथ की उंगली वहां दीवार तक पहुंच गई। ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, या ऊपर का धड़ इतना रह गया, पैर इतना लंबा हो गया, हम आसमान तक पहुंच गए। हम में क्या है? हम में वृद्धि क्या है? एक निश्चित है। ठीक है, पादपों में कैसी वृद्धि है? असीमित वृद्धि है, होती रहती है। ठीक है, तो पादपों में जो वृद्धि है, पादपों में वृद्धि कैसी होती है? जीवन पर्यंत चलती रहती है भैया। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या अनलिमिटेड होती है, वो तो आप लिख लोगे ना, असीमित, या हम लिख ही देते हैं। चलो असीमित, या फिर आप इंग्लिश में लिख सकते हो अनलिमिटेड। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि पादपों में जो वृद्धि होती है उसको हम ओपन टाइप या फिर खुले प्रकार की वृद्धि कहते हैं। ओपन टाइप की वृद्धि या फिर क्या कहते हैं बेटा? खुले प्रकार की वृद्धि कहते हैं। अब आप बोलेंगे मैम ओपन टाइप या खुले प्रकार की वृद्धि क्या होती है? देखो, आपको पता है, आपने पहले भी चीजें पढ़ी कि पादप में क्या पाया जाता है? विभजोतक टिश्यूज पाए जाते हैं, पढ़ा है ना? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं जिनके अंदर विभाजन करने की क्षमता होती है। तो ऐसे, क्योंकि पादप क्या है? पादप ऐसे होते हैं जिनमें विभजोतक टिश्यूज पाए जाते हैं, इसलिए उनमें क्या होता है? जीवन पर्यंत क्या होता है? वृद्धि देखी जाती है। तो इस तरह की वृद्धि को हम क्या कहते हैं? ओपन टाइप या फिर खुले प्रकार की वृद्धि कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो इनमें दो प्रकार की वृद्धि होती है भाई। दो प्रकार की वृद्धि देखी जाती है। वो दो प्रकार की वृद्धि कौन कौन सी है? एक है प्राथमिक वृद्धि, एक क्या है? प्राथमिक वृद्धि, और दूसरी क्या है बेटा? द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, एक क्या है? प्राथमिक वृद्धि, और दूसरी क्या है? द्वितीयक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि क्या होती है? बताओ कि प्राथमिक वृद्धि क्या होती है? जब पेड़ लंबाई में बढ़ रहा है, दैट इज प्राथमिक वृद्धि। ठीक है, और जब पेड़ चौड़ाई में बढ़ रहा है, द्वितीयक वृद्धि है। ठीक है, तो प्राथमिक वृद्धि में क्या होगा? लंबाई में वृद्धि होगी, और द्वितीयक वृद्धि में क्या होगा? चौड़ाई में वृद्धि होगी। ठीक है, ये जो वृद्धि है वो एक स्पेशल प्रकार के ऊतक की वजह से हो रही है, जिसको मैंने क्या बोला? विभजोतक। इसीलिए इनमें क्या होता है? ओपन टाइप या खुले प्रकार की वृद्धि देखी जाती है। ठीक है, तो ये जो विभजोतक ऊतक होता है, आपने इसका नाम पहले बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। विभजोतक यानी कि जो मेरिस्टेम होता है, इनके कारण वृद्धि हमेशा होती रहती है। जो इनके मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, इनके कारण क्या होता है? वृद्धि हमेशा होती रहती है। अब हम देख लेते हैं प्राथमिक वृद्धि के बारे में। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, प्राथमिक वृद्धि के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। तो हमें क्या पता है कि प्राथमिक वृद्धि का मतलब क्या होता है? जहां पे पेड़ क्या है? लंबाई में बढ़ रहा है। ठीक है, अब प्राथमिक वृद्धि के लिए कौन काम करता है भाई? शीर्षस्थ विभजोतक, एपिकल मेरिस्टेम काम करता है। तो ये हमें पता है कि जहां पे लंबाई में वृद्धि हो रही है, देखो ये वाला जो साइन हम बनाते हैं ना, इसका मतलब वृद्धि हो रही है, इसका अपोजिट बना दे मतलब कमी हो रही है, आप समझ लेना। ठीक है, तो प्राथमिक वृद्धि में क्या होता है? लंबाई में वृद्धि होती है। इसके लिए काम कौन करता है? शीर्षस्थ विभजोतक। इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? एपिकल
मेरिस्टम। ठीक है, अब बताओ इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? अब ये जो शीर्षस्थ विद्योतक है बेटा, इसमें आप मेनली दो तरह की चीज देखोगे, एक प्ररोह शीर्ष होगा, एक मूल शीर्ष होगा। ठीक है, एक क्या होगा प्ररोह शीर्ष और दूसरा क्या होगा मूल शीर्ष। ठीक है, मूल मतलब क्या होता है रूट, और प्ररोह मतलब क्या होता है शूट। तो आपने देखा है ना, आपने इंग्लिश वालों को लिए बता दो कि इसको क्या बोल सकते हैं, रूट एपेक्स बोल सकते हो, शूट एपेक्स बोल सकते हो। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टम में आपने क्या देखा, एक आपने देखा प्ररोह शीर्ष शूट एपेक्स, और एक क्या होगा मूल शीर्ष जिसको हम रूट एपेक्स कर रहे हैं। क्या करेंगे, लंबाई में बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या आप अगर आपको डायग्राम बनाना हो, आपने देखा होगा पहले ही बचपन में आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ये देखो, ये जो हो गया, जो तने में यहाँ पे प्ररोह क्या होता है, शूट क्या होता है, ऊपर का सारा भाग होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया प्ररोह शीर्ष हो गया। ठीक है, और ये जो आपकी नीचे रूट्स पाई जा रही है भाई, ये इनका टिप क्या हो गया, ये आपका हो गया मूल शीर्ष। बताओ कोई कंफ्यूजन है? अब देखो, अगर मान लो हम देख लें कि द्वितीयक वृद्धि क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि, तो आप बोलेंगे कि मैम जहां पे चौड़ाई में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो द्वितीयक वृद्धि जब होगी तो कॉमन सेंस की बात है कि जब पेड़ चौड़ाई में बढ़ेगा तो उसका तना क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, पौधे ऐसे होते हैं जिनका तना एकदम पतला रहता है, ऐसे हिलता रहता है एकदम पतला, और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका तना कास्टी होता है, बड़ा होता है भाई, बहुत ऐसे आप काटोगे तो उसमें आपको लेयर्स दिखेंगी, एनुअल रिंग्स दिखेंगी, देखा होगा आपने, है ना। तो द्वितीयक वृद्धि में क्या होगा, जब प्लांट्स क्या होगा चौड़ाई में बढ़ेगा। तो भाई कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें द्वितीयक वृद्धि देखी जाती है, बताओ कौन कौन से ऐसे पौधे हैं, कभी कोई एग्जाम्पल ऐसा देखा है आपने जिसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? बिल्कुल देखा है। एक क्या होता है जिम्नोस्पर्म्स, जिनमें क्या है द्वितीयक वृद्धि देखी जा रही है। दूसरा क्या है बेटा, आपके द्विबीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री यानी कि डाइकॉट्स। अब ये मत बोलना कि मैम डाइकॉट्स क्या होते हैं, किसको पता है कि डाइकॉट्स क्या होते हैं, जल्दी बताओ बताओ। अरे अपन खाते हैं ना मटर चना, चना भिगोते हैं, सुबह बोलते हैं ना अंकुरित चना खाओ। जब चना ऐसे भिगो दो और जब उसको ऐसे खोलो तो दो कॉटलिडन्स होते हैं ना, वही डाइकॉट्स होते हैं। जिसमें एक कॉटलिडन पाया जाए वो क्या होगा, वो क्या होगा मोनोकॉट होगा। वेरी गुड। ठीक है, तो क्या हो रहा है द्वितीयक वृद्धि किस में देखे जाते हैं, जिम्नोस्पर्म और द्विबीजपत्री डाइकॉट्स में देखे जा रहे हैं। ठीक है, अब सहायक कौन है द्वितीयक वृद्धि में, सहायक कौन है बताओ, द्वितीयक वृद्धि में कौन सहायक होगा, जरा सोच के बताओ मुझे। जल्दी बताओ कौन होगा द्वितीयक वृद्धि में सहायक। बिल्कुल लैटरल मेरिस्टम और एधा यानी कि कैम्बियम। ठीक है, तो एधा यानी कि इंग्लिश में आप कैम्बियम बोल सकते हो, और लैटरल मेरिस्टम जिसको आप पार्श्व विभजोतक भी बोल सकते हो। जिनको हिंदी में जानना है भाई जान लो, नहीं तो बोलोगे मैम हिंदी में नहीं बताया आपने, उनको क्या बोलते हैं पार्श्व विभजोतक बोलते हैं। अच्छा, एधा में भी आपको दो तरह के कैम्बियम या एधा देखने को मिलेंगे, एक संवहनी और दूसरा कारक। ठीक है, और दूसरा क्या है संवहनी, जो संवहन बंडल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये किसमें सहायक होते हैं, द्वितीयक वृद्धि में सहायक होते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। चलो आओ देख लेते हैं आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। यही सारी चीजें दी हुई हैं जो मैंने आपको कैसे बताया, फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी वो हम देख लेंगे। कि एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि का सर्वाधिक आधारभूत
एवं सुस्पष्ट विशेषता के रूप में जाना जाता है। वृद्धि क्या है? वृद्धि को एक अवयव या अंग या इसके किसी भाग, यहाँ तक कि एक कोशिका के आधार में स्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया गया। ये हमारे किसी काम के नहीं है। यहाँ पे देख लो कि पौधों में जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता होती है। बताया मैंने आपको, क्योंकि इनमें कुछ खास जगहों पे क्या होता है, विभजोतक यानी कि मेरिस्टेम ऊतक होते हैं, ठीक है, जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, ठीक है। और इस प्रकार की वृद्धि जहां पर विभजोतक की क्रियात्मकता से पौधों के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है, उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। ये सारी चीजें अभी हमने पीछे देखी, ठीक है। और हमने क्या देखा, हमने ये भी देखा कि द्विबीजपत्री तथा नग्न बीज पौधों जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, नग्न बीज, ठीक है, उनमें क्या होते हैं, नग्न बीज पाए जाते हैं। में पार्श्व विभजोतक संवहनी कैम्बल व कॉर्क कैम्बियन जीवन में बाद में प्रकट होते हैं, और ये विभजोतक उन अंगों की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहां पर ये क्रियाशील होते हैं। इसे द्वितीयक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। और हमने क्या देखा, जो शिखाग्र मतलब शिखाग्र विभजोतक तथा प्ररोह शिखाग्र विभजोतक के स्तर पर विभजोतक के बारे में जो आप जानते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक वृद्धि, और ये प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखो बेटा होता क्या है ना, जब आपका एग्जाम टाइम आएगा, जैसे ये एनसीईआरटी है, अभी आप इसकी एक एक लाइन रीड कर सकते हो। जब आपका एग्जाम नहीं है तो आप आराम से पूरा चैप्टर रखो और एक एक लाइन 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप उसको पढ़िए। लेकिन एग्जाम टाइम में आप एक एक लाइन पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है रिवीजन में कि हम एक एक लाइन को दोबारा दोबारा पढ़े। तो हमें क्या करना है, हमें बनाना है शॉर्ट नोट्स, जैसे मैंने अभी आपको ऐसे बना के दिए, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स जो हैं, इसमें एक पेज में देखो सारी काम की चीजें लिखी हुई हैं। तो आप अगर शॉर्ट नोट्स बना के रखोगे तो फटाक से आप उसको खोलोगे और फटाक से आप उसको क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। आपको उसके लिए पूरा का पूरा चैप्टर एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई भी चैप्टर आप पढ़े, किसी भी सब्जेक्ट का आप चैप्टर पढ़े, आपको करना क्या है, अपने चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका एक शॉर्ट नोट्स बना के रखना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगता है एग्जाम में पूछी जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं भूल जाऊंगा, उन चैप्टर्स का आप शॉर्ट नोट में सारी चीजें इंपॉर्टेंट बना सकते हैं। आप मेरे साथ साथ भी इसको बना सकते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, हम लिखते जा रहे हैं, साथ में आप लिखते जाइए। आपका छूट जाएगा तो आप पॉज कर लीजिए, आप फिर से पीछे बैक आइए और फिर से देख के लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम टाइम में ये क्या होगा, आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, ठीक है बेटा। अब चलो हम क्या देखते हैं भाई, हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं कि पादप की वृद्धि को मापते कैसे हैं। एक सवाल उठता है कि पादप वृद्धि को मापते कैसे हैं, ठीक है। कैसे आपको पता चलेगा कि पादप में वृद्धि हो रही है, यानी पादप वृद्धि मापन क्या है, क्या पादप वृद्धि मापन क्या है, ठीक है। कैसे पादप में वृद्धि को मापते हैं, तो देखो कैसे मापते हैं, कोशिकीय स्तर पर वृद्धि को मापेंगे। कैसे, देखेंगे कि उसके जीव द्रव पे वृद्धि हो रही है नहीं, प्रोटोप्लाज्म में वृद्धि हो रहा है कि नहीं, कोशिका की संख्या में वृद्धि हो रही है कि नहीं, कोशिका की साइज में वृद्धि हो रही है कि नहीं, जीव की वृद्धि यानी कि उसका ड्राई वेट में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। पराग नलिका की लंबाई बढ़ रही है, पत्ती की वृद्धि यानी कि क्षेत्रफल बढ़ रहा है कि नहीं। इन हिसाब से हम देखते हैं कि पादप वृद्धि को क्या करते हैं, मापते कैसे हैं, ठीक है। नोट कर लो फटाक से। अब देखो जो चीजें पैराग्राफ में लिखी है ना बेटा, बस उन्हीं चीजों को मैंने क्या किया है, उन्हीं चीजों को मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में बना के बता दिया है। अब जो नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं बेटा, वो है कि पादप वृद्धि के आवश्यक कारक कौन कौन से हैं, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो पादप वृद्धि के लिए क्या है, आवश्यक है। बताओ मुझे अपने हिसाब से सोच के कि क्या क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले तो भाई पानी, बिना पानी के तो, क्योंकि पानी से ही उसको मिनरल्स मिल रहे हैं, पानी से ही उसको बाकी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। फिर भाई वो श्वसन करेगा तो क्या जरूरी होगा, ऑक्सीजन भी जरूरी होगा, उसको पोषक पदार्थ भी चाहिए होंगे, खाना नहीं खाएगा तो जिंदा ही कैसा रहेगा, ठीक है। तो पोषक पदार्थ भी चाहिए, और
तापमान, क्योंकि तापमान पे डिपेंड करेगा ना खाना कैसे बना रहा है, एंजाइम्स कैसे काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा तापमान आ गया तो भाई बेचारे के एंजाइम्स ही काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं, ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, पादप वृद्धि के आवश्यक कारक हैं। चलो इनमें से एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, हमने क्या लिखा है, H2O। H2O मतलब क्या होता है, जल। तो देखो जल क्या है, जल पहले तो टर्जिडिटी यानी कि स्थिरता प्रदान करता है। टर्जिडिटी, जल जाएगा तो क्या होगा, टर्जिडिटी, फूल जाएगा, ठीक है। किशमिश को पानी में डालो क्या होगा, टर्जिड हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है। और जल ही माध्यम ही है भाई कोई भी चीज पहुंचाने का, ठीक है, एक माध्यम प्रोवाइड करता है जल। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या होगा भाई, श्वसन होगा। तो श्वसन से आपको पता ही है क्या होगा जब टूटेगा भोजन तो क्या मिलेगा, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तीसरा क्या है, पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ में क्या होगा, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, ये इसके लिए जरूरी है। एक क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरे क्या है, माइक्रो यानी कि छोटे न्यूट्रिएंट्स। ये इसको जरूरी है, तभी तो इसके जीव द्रव्य में क्या होगी, वृद्धि होगी ना भाई, ठीक है। तो ये भी जरूरी है, पोषक पदार्थ भी जरूरी है भाई, खाना पानी तो जरूरी होगा ना। फिर क्या होगा, तापमान, क्योंकि एंजाइम्स के क्रियाओं के लिए एक परफेक्ट तापमान होना भी तो जरूरी है ना। तो एंजाइम की क्रिया के लिए भाई तापमान भी जरूरी है। तो ये वो आवश्यक कारक हैं जो पादप वृद्धि के लिए क्या है, जिम्मेदार है, ठीक है, समझ गए ना। अब देख लेते हैं कि पादप वृद्धि की अवस्थाएं क्या क्या है, ठीक है। पादप वृद्धि में क्या क्या है, तो देखो ये क्या है, ये एक मूल शीर्ष रूट टिप, मूल शीर्ष यानी कि रूट टिप क्या है, हम देख रहे हैं, ठीक है। इसमें हम फेजेस ऑफ ग्रोथ देख रहे हैं कि कौन कौन से अवस्थाएं हैं पादप वृद्धि की, यानी कि कौन कौन से ग्रोथ के क्या है, फेज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको 3 रीजन दिख रहे हैं। एक रीजन हो गया ये जिसको हम बोल रहे हैं, पहला जो हो गया जिसको हम बोल रहे हैं विभजोतक क्षेत्र, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जोन ऑफ मेरिस्टेम। दूसरा क्या है, दीर्घीकरण क्षेत्र जिसको हम बोलेंगे जोन ऑफ इलोंगेशन। और तीसरा क्या है, परिपक्वन यानी कि जोन ऑफ मैचुरेशन, जब परिपक्वन हो गया, जब क्या हो गया, परिपक्व मतलब क्या होता है कि वो अपना परिपक्व जहां तक आना था मेच्योरिटी के लेवल तक, वहां तक आ गया, ठीक है। तो देखो विभजोतक जोन ऑफ मेरिस्टेम में क्या होगा, आपको पता है विभजोतक है तो क्या करेंगे, विभजोतक मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती है, विभाजन करेंगी, सक्रिय विभाजन, धड़ाधड़ क्या करेंगी, विभाजन करेंगी। एक मिनट। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, विभजोतक क्षेत्र में क्या होगा बेटा, सक्रिय विभाजन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या पाया जाएगा, भित्ति जो होगी पतली होगी, जीव द्रव्य की मात्रा जो होगी वो ज्यादा होगी, केंद्रक जो है वो एकदम सुस्पष्ट दिखेगा, और प्लाज्मोडेस्माटा की संख्या ज्यादा दिखेगी। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है बताओ, किसको पता है कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, आपको पता है बेटा, जब 2 कोशिकाएं होती हैं, सपोज 2 कोशिकाएं, उनका जब कोशिका द्रव्य जुड़ा रहे ट्रांसफर के लिए, क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ भी, किसी भी चीज का, भोज्य पदार्थ का, इधर उधर कोई भी चीज का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है, कोशिका द्रव्य जुड़ा होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव्य जुड़ा होता है। दूसरा क्या है बेटा, जो दीर्घीकरण क्षेत्र है, ये तो विभजोतक क्षेत्र हो गया जहां पे सक्रिय विभाजन पाया जा रहा है। दूसरा क्या है, दीर्घीकरण क्षेत्र जिसको जोन ऑफ इलोंगेशन है। अब देखो यहीं से क्या निकला हुआ है, ये सब जल का अवशोषण करेंगे, ठीक है, यहाँ पे रिक्त का निर्माण होगा, कोशिका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, भित्ति का क्या होगा, रूपांतरण होगा। और तीसरा क्या है, परिपक्वन, जोन ऑफ मैचुरेशन, जहां पे कार्य दर्शाने वाली कोशिकाएं, अब जो कोशिकाएं यहाँ पे जो डिवाइड हुई हैं वो सब अपना अपना क्या करेंगे, कार्य परफॉर्म करेंगे, तो कार्य दर्शाने वाली कोशिकाएं हमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे पादप वृद्धि की अवस्थाएं में हमने क्या देखा,
फिर से बताओ मेरे साथ, फिर से बताओ। पादप वृद्धि की अवस्थाओं में हमने क्या देखा? हमने 3 स्टेजेस देखी। कौन सी स्टेजेस देखी? विभजोतक क्षेत्र देखा, दीर्घीकरण क्षेत्र देखा और परिपक्वन यानी कि जोन ऑफ मैच्योरेशन देखा। ठीक है, सबसे ज्यादा सक्रिय विभाजन कहां पे हो रहा था? आप बोलेंगे मैम जोन ऑफ मेरिस्टेम में सबसे ज्यादा सक्रिय विभाजन देखा जा रहा था। क्लियर है? क्लियर है? बताओ। क्लियर है तो लिख दिया करो हाँ भाई मैम क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में भी वही लिखा है जो मैंने आपको बता के दिखाया कि वृद्धि की अवधि को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है, विभजोतक, दीर्घीकरण और परिपक्वता। ठीक है, यही सारी चीजें जो मैंने आपको विभजोतक चरण में कोशिकाएं मूल शिखाग्र तथा परोक्ष शिखाग्र दोनों में लगातार विभाजित होती रहती हैं, क्योंकि विभजोतक जो सबसे नीचे है जिसको मैंने क्या बताया था, यहाँ पे सक्रिय विभाजन हो रहा है, तो वहां पे जो परो और मूल है वहां पे क्या होगा? लगातार विभाजन होता रहेगा। इन क्षेत्रों की कोशिकाएं जीव द्रव्य से भरपूर होती हैं और व्यापक केंद्रक होते हैं। वहां पे उनकी कोशिका भित्ति प्राथमिक, पतली तथा प्रचुर जीव द्रव्य तंतु संयोजन के साथ सेलुलोजिक होती हैं। जो पॉइंट्स में मैंने लिखा बेटा एनसीईआरटी में वही पैराग्राफ में लिखा हुआ है। विभजोतक क्षेत्र के समीपस्थ कोशिका दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, उसके ऊपर क्या था? दीर्घीकरण। इस चरण में कोशिकाओं का बड़ा हुआ रसधानी, मैंने बताया था रिक्तिका बड़ी जाएगी, कोशिका विशालीकरण तथा नव कोशिकाएं भित्ति निक्षेपण आदि विशिष्टताएं हैं। पुनः शिखाग्र से आगे दीर्घीकरण के अधिक समय अक्ष का वह भाग स्थित होता है जो कि परिपक्वता के चरण में जा रहा होता है। तीसरा चरण कौन सा है? परिपक्वता। इस परिक्षेत्र में स्थित होने वाली कोशिकाएं अपने अंतिम आकार को प्राप्त होती हैं तथा उनकी भित्ति की मोटाई एवं रसधानी चरम पर होती है। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया वही चीजें यहाँ पे क्या है? लिखी हुई थी। अब देखो हम देखेंगे वृद्धि दर। क्या देखेंगे बेटा? पादप वृद्धि दर, पादप ग्रोथ रेट, आप कुछ भी कह सकते हो, प्लांट ग्रोथ रेट, पादप वृद्धि दर या प्लांट ग्रोथ रेट, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, होता क्या हो देख लें। समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहते हैं। वृद्धि दर किसे कहते हैं? समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहते हैं। अंतः वृद्धि की दर को गणितीय ढंग से व्यक्त किया जाता है। एक जीव या उसके अंग कई तरीकों से अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वृद्धि दर है, यहाँ पे जो प्लांट ग्रोथ रेट है, इसको हम 2 भागों में देखेंगे। 2 प्रकार के ये पाए जाते हैं। कितने प्रकार की होती है ये? प्लांट्स में हमें कितने प्रकार की देखने को मिलती है? 2 प्रकार की देखने को मिलती हैं। जो पहला प्रकार है बेटा उसको बोलते हैं अंकगणिकी अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। अंकगणिकी पहला जो प्रकार है वो क्या है? अंकगणिकी अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम अंकगणिकी या अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में क्या होता है? यहाँ पे बेटा एक कोशिका विभाजन के बाद 2 कोशिकाएं बनाती हैं, पर एक ही कोशिका विभाजन करेगी। ठीक है, देखो कैसे आप बताते हैं। जैसे मान लो, ऐसे समझ लो, यहाँ पे बताते थे ये एक कोशिका है, आपने बोला हाँ मैम। विभाजन होगा तो आपने बोला हाँ मैम। कितनी कोशिकाएं बनाएगी? 2 कोशिका बनाएगी। लेकिन अब ये जो 2 कोशिका बनाई इसमें से एक विभाजन नहीं करेगी। एक विभाजन, सीधे हम क्रॉस लगा देते हैं, रुको। एक कोशिका है, विभाजन के बाद कितनी कोशिका बनाई? 2 कोशिका बनाई, पर इन 2 कोशिकाओं में से एक कोशिका विभाजन नहीं करेगी, सिर्फ एक कोशिका विभाजन करेगी। अब फिर से ये कोशिका विभाजन करेगी, कितना बनाएगी? 2 कोशिकाएं बनाएगी, और ये वाली तो ऐसी रहेगी जो विभाजन नहीं कर रही है। अब इसने जब एक कोशिका ने विभाजन करके बनाया, फिर इनमें से एक कोशिका विभाजन नहीं करेगी, एक करेगी। समझ गए? अब फिर जब ये आगे जाके विभाजन करेगी तो फिर 2 कोशिकाएं बनाएंगी। तो ये दोनों तो विभाजन नहीं कर रही थी, अब जब ये विभाजन करके 2 कोशिका बनाएगी तो फिर से ये एक कोशिका विभाजन नहीं करेगी और एक ही कोशिका विभाजन करेगी। तो आप इसको एकल विभाजन भी तो कह सकते हो ना। देखो सिर्फ एक ही विभाजन हो रहा है। फिर से समझ लो, टफ लग रहा हो तो। ये 2 प्रकार की जो आपकी वृद्धि दर है, इसमें पहला क्या है? अंकगणिकी या अरिथमेटिक ग्रोथ रेट।
फिर से समझ लो, जो आपने दो प्रकार के वृद्धि दर देखे, इसमें पहला क्या है, अंकगणितीय या फिर एरिथमेटिक ग्रोथ रेट। एरिथमेटिक ग्रोथ रेट में क्या होता है कि एक कोशिका विभाजन करके जब दो कोशिकाएं बनाएंगी, उन दो कोशिकाओं में सिर्फ एक कोशिका विभाजन करेगी और एक विभाजन नहीं करेगी। आगे चल के जब उनमें फिर से विभाजन होगा तो फिर से सिर्फ एक ही कोशिका विभाजन करेगी और एक कोशिका नहीं करेगी। तो सिर्फ एकल कोशिका ही विभाजन कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एकल कोशिका ही विभाजन कर रही है। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अगर मान लो कोशिका संख्या n है तो विभाजन क्या हो गया, n-1। क्योंकि n-1 क्यों हुआ, क्योंकि एक तो विभाजन नहीं कर रही है, सिर्फ एक ही विभाजन कर रही है। क्या लिखेंगे, एक कोशिका विभाजन के बाद दो कोशिका बनाएगी परंतु एक ही कोशिका विभाजन करेगी। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मोल दीर्घीकरण सतत यानी कि कांस्टेंट रेट। ठीक है, इसका ग्राफ भी आगे चल के हम देखेंगे। ऐसे एक सीधी लाइन में इसका ग्राफ मिलता है जहां पे ये L लेंथ है और यहाँ पे ये क्या है, टाइम है। ठीक है, तो इन दो प्रकार में से एक क्या हो गया, अंकगणितीय, और दूसरा क्या हो गया, जियोमेट्रिक ज्यामितिकी। इसमें क्या होता है, ये आपने कॉमनली देखा होगा, हर जगह देखा होगा। क्या हो रहा है भाई, एक कोशिका है विभाजन कर रही है, दो बना रही है, दोनों विभाजन करेंगी। फिर ये आगे चल के विभाजन करेगी, दो बनाएगी, ये दोनों भी करेंगी। फिर आगे चल के ये विभाजन करेगी, ये भी सब बनाएंगी। तो दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32 विभाजन करती ही जाएंगी। इसको हम क्या कह रहे हैं, ज्यामितिकी या जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट कह रहे हैं। क्लियर है बेटा? अब देखो आपके एनसीईआरटी में ये दो डायग्राम्स आपको दिए गए हैं। एक क्या है, ये अंकगणितीय का डायग्राम है और दूसरा क्या है, ज्यामितिकी का डायग्राम है। देखो सेम दिख रहा है, एक कोशिका है, डिवीजन हुआ, एक क्या हो रहा है, डिवीजन नहीं कर रही है, दूसरी कर रही है। अब जब ये दो बनाएगी, इसमें से सिर्फ एक डिवीजन करेगी, एक नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक सीधी रेखा में बनेगा। ज्यामितिकी में क्या है, एक कोशिका है, एक से दो बन रहे हैं, दो से चार, चार से आठ बढ़ते जा रहे हैं, और इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, सिग्मोइड तरीके का बनेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है सिग्मोइड ग्राफ। और सिग्मोइड ग्राफ सिर्फ यही नहीं, आपको और जगहों पे भी देखने को मिलता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने ये एस शेप्ड ग्राफ और कहां देखा है। ठीक है, देख लो, ये आपकी बुक में वही डिवीजन है कि आ क्या है, अंकगणितीय है, और बा क्या है, ज्यामितिकी वृद्धि है। ठीक है, ये देखो इसमें क्या है, ये जिसको इन्होंने इस तरह से दिखाया विभाजन में समर्थ है यानी कि विभाजन कर सकती है, जिसको इन्होंने ऐसे दिखाया है इसका मतलब वो विभाजन में असमर्थ है, वो विभाजन नहीं कर सकती। और ज्यामितिकी तो मैंने आपको पहले बताया कि उसमें क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है, ये कॉमन तरह का विभाजन है जो आपको देखने को मिलता है। अब देखो जो अंकगणितीय होता है बेटा, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है LT इक्वल टू L0 प्लस RT। ठीक है, तो यहाँ पे LT इक्वल टू L0 प्लस RT जो फॉर्मूला है, यहाँ पे LT क्या है, टाइम t के समय लंबाई है, L0 क्या है, टाइम शून्य के समय लंबाई है, और R क्या है, वृद्धि दर यानी दीर्घीकरण प्रति इकाई समय है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने देखा अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है, जबकि दूसरी विभेदित एवं परिपक्व होती रहती है। अंकगणितीय वृद्धि एक सरलतम अभिव्यक्ति है जिसमें हम निश्चित दर पर दीर्घीकृत होते हुए मूल में देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें अंग की लंबाई समय के विरुद्ध अलिखित की गई है, जिसके फलस्वरूप एक रेखीय वक्र पाया जाता है, रेखीय वक्र पाया जाता है। इसे हम गणितीय रूप में इस प्रकार व्यक्त करते हैं, किस प्रकार, LT इक्वल टू L0 प्लस RT। क्लियर है? चलो अब देखते हैं ज्यामितीय वृद्धि में क्या होता है। हालांकि अधिकतर प्रणालियों में प्रारंभिक वृद्धि धीमी होती है और इसके बाद तीव्र गति से होती है। ये एस शेप्ड क्यों होता है बताओ, अभी आगे चल के आपकी बुक में भी देखेंगे। ये एस शेप्ड क्या होता है, क्योंकि प्रारंभिक वृद्धि क्या होगी, पहले तो वृद्धि धीरे 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 स्टार्ट होगी, तो प्रारंभिक वृद्धि क्या होगी, धीमे होगी। फिर वृद्धि तेज होगी, तेज क्यों होगी, भरपूर पोषण है, भरपूर साधन है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो वृद्धि क्या होगी, तेज होगी। लेकिन
एक टाइम तो ऐसा आएगा भाई जब पोषण खत्म होने लगेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो फिर वृद्धि भी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या लिख रहा है, अधिकतर प्रणालियों में प्रारंभिक वृद्धि जो लैग फेज होता है, इसको लैग फेज बोलते हैं, वो धीमी होती है और इसके बाद तीव्र गति से यहाँ पे लॉग फेज आ जाता है। यहाँ पर दोनों संतति कोशिकाएं एक समसूत्री कोशिका के विभाजन का अनुकरण करते हैं तथा विभाजित होने पर लगातार ऐसा करते रहने की काबिलियत बनाए रखती हैं। ठीक है, परंतु लास्ट में जब यहाँ पे सीमित पोषण आपूर्ति हो जाएगी तो वृद्धि फिर से धीमी पड़ जाएगी और स्थिर चरण की ओर क्या होगी, बढ़ जाएगी। बताओ क्लियर है? इस समय के प्रति वृद्धि के मापदंड को हम नियोजित करते हैं तो हम एक विशिष्ट सिग्मोइड या एस शेप्ड वक्र पाते हैं। ऐसा वक्र सभी जीवित प्राणियों की विशिष्टता है जो स्वाभाविक पर्यावरण में बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, यह सभी कोशिकाओं को और एक पौधों के विशेष अंगों के लिए आदर्श है। ठीक है, आओ देख लेते हैं भाई आपकी बुक में डायग्राम क्या दिया है। इसका जो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, जो आपका जियोमेट्रिक है, जो आपका जियोमेट्रिक यानी कि ज्यामितीय वृद्धि दर है, उसका फॉर्मूला क्या है, W1 = W0 ERT। W1 क्या है, अंतिम आकार है यानी कि भार, ऊंचाई, संख्या आदि। W0 क्या है, प्रथम आकार की प्रारंभिक समय में। R क्या है, वृद्धि दर को रिप्रेजेंट कर रहा है। T क्या है, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। और E क्या है, स्वाभाविक लघुगणिक आधार है। ठीक है, समझ गए? अब देखो एक और डायग्राम देख लेते हैं भाई, रुक जाओ, आपकी बुक में जो ग्राफ दिया हुआ है ये भी देख लेते हैं। ये देखो, ये आपका जो फर्स्ट ग्राफ है, किसका ग्राफ है बताओ जल्दी से, अंकगणिकीय यानी कि अरिथमेटिक ग्रोथ रेट का ग्राफ है। यहाँ पे एक तरफ क्या दिखाई जा रही है, पादपों की ऊंचाई, एल वृद्धि और कितने समय में हो रही है। तो यहाँ पे जो ग्राफ मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक सीधी रेखा में मिल रहा है और फॉर्मूला क्या है, LT = L0 + RT। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा देखो एक सिग्मोइड ग्राफ मिला है जो कि आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट को, जहां पे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक लॉग फेज होगा शुरू में, जहां पे धीमी वृद्धि होगी, फिर वृद्धि क्या करेगी, रफ्तार पकड़ेगी, और लॉग फेज होगा जिसको हम एस शेप्ड या सिग्मोइड यही बना रहा है, जहां पे सर्वाधिक वृद्धि देखी जाएगी। और उसके बाद जब ऊपर जाके पोषण क्या होंगे, कम होने लगेंगे, तो एक कांस्टेंट फेज आ जाएगा, एक स्थिर फेज आ जाएगा जिसको हम स्टेशनरी यहाँ फेज कहेंगे, जहां पे सीमित पोषण हो जाएगा भाई, तो एक स्टेशनरी फेज हो जाएगा। तो इस सिग्मोइड ग्राफ में ये 3 फेज होते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सिग्मोइड ग्राफ में एक तरफ आप समय को दर्शाएंगे, दूसरी तरफ आप अंग का आकार या भार या वेट, इसको W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये एस शेप्ड या सिग्मोइड ग्राफ होते हैं जहां पे आपको 3 फेज देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका लॉग फेज जहां पे धीमी वृद्धि होगी, एक होगा आपका क्या होगा, एस शेप्ड फेज जहां पे आपकी सर्वाधिक वृद्धि होगी, और तीसरा क्या है आपका जो स्टेशनरी फेज है, वहां पे क्या होगा, सीमित पोषण होगा। तो उस वृद्धि को हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी फेज कहेंगे। ठीक है, जो हमने पीछे देखा था यहाँ पे वही है, देख लो, एक मिनट फिर से दिखा देते हम। ठीक है, लैग फेज, यहाँ पे ये करेक्ट कर लेना, लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज। एक बार देख लो पीछे से फिर से, कहाँ था भाई, ये था, ये देखो। ठीक है, ये आपका कैसा था, ये आपका कैसा था बेटा, ये आपका एक सीधी लाइन में हमें ग्राफ प्राप्त हुआ था। इसके बाद ये कैसा था आपका, धीमी, ये एस सिग्मोइड में थे जहां पे एक लैग फेज था, दूसरा लॉग फेज था और तीसरा क्या था, स्टेशनरी फेज था। ठीक है, आ जाओ, चलो फिर आगे चलते हैं। इतना क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेना। ये गलती से लॉग लॉग दोनों दिख गया था, एक लैग फेज है, दूसरा क्या है, लॉग फेज है। ठीक है, अब देखो, अब हम एक चीज और देख रहे हैं, और वो हम क्या देख रहे हैं, यही वृद्धि दर में हम 2 चीजें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव यानी सापेक्ष वृद्धि दर। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक हम पढ़ेंगे निरपेक्ष वृद्धि दर, निरपेक्ष वृद्धि दर। निरपेक्ष वृद्धि दर को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ जल्दी,
बोलेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, इसको AGR भी लिख सकते हैं शॉर्ट में क्योंकि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। और दूसरा क्या है, सापेक्ष, एक निरपेक्ष है और दूसरा क्या है, सापेक्ष वृद्धि दर, जिसको हम रिलेटिव ग्रोथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RGR। एक को AGR, RGR, AGR, RGR याद रखना। तो इसको दर्शाने के लिए आपके बुक में दो डायग्राम दिए गए हैं। डायग्राम किसके, दो पत्तियों के। देखो क्या दिखाते हैं, पत्ती A है जिसमें आप देख रहे हो ये अंदर की तरफ क्या है 5 वर्ग सेंटीमीटर है और बाहर क्या है 10 वर्ग सेंटीमीटर है। पत्ती B में क्या है, अंदर 50 वर्ग सेंटीमीटर है, बाहर क्या दिखा रहा है 55 वर्ग सेंटीमीटर दिखा रहा है। ठीक है, ये दोनों ने क्या है अपने क्षेत्रफल दिए हुए समय में क्या है दिखाए हैं। ठीक है, अब आपको करना है क्या, देख लो हमने क्या देखा, हमें दो चीजें पढ़नी है, एक निरपेक्ष वृद्धि दर कैसे निकालते हैं और एक सापेक्ष वृद्धि दर कैसे निकालते हैं। इसको क्या बोलेंगे, AGR बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, सापेक्ष वृद्धि दर को क्या बोलेंगे, लिख लो, इसको बोलेंगे RGR। लिख दूं क्या, मैं लिख देते हैं RGR। देखो AGR निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभ है। ये क्या है, ये प्रारंभ है और ये वृद्धि क्या है, ये अंतिम है। ये अंदर वाली क्या है, प्रारंभ है और ये क्या है, अंतिम है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, अंतिम माइनस प्रारंभ। तो अगर हम पत्ती A का निकालें, अगर हम पत्ती A का निकालें तो पत्ती A में आप देखो कि अंतिम माइनस प्रारंभ है ना, तो अंतिम क्या है, अंतिम है 10 वर्ग सेंटीमीटर और प्रारंभ क्या है 5 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान से देख लो, अंतिम क्या है 10 वर्ग सेंटीमीटर और प्रारंभ क्या है 5 वर्ग सेंटीमीटर है, दिख रहा है। तो अब हमें अगर पत्ती A निकालना होगा तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, हम 10 - 5 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि भाई अंतिम माइनस प्रारंभ करना होता है। तो 10 - 5 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इसका क्या हो गया, AGR हो गया, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हो गया। अब पत्ती B में देखो कैसे निकालेंगे, पत्ती B में जो अंतिम है वो कितना है 55 वर्ग सेंटीमीटर और जो प्रारंभ है वो कितना है 50 वर्ग सेंटीमीटर। तो कितना आंसर आएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अंतिम माइनस प्रारंभ करोगे तो कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब RGR क्या निकालते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, अंतिम माइनस प्रारंभ प्लस प्रारंभ। तो अंतिम कितना है 10 है, माइनस प्रारंभ कितना है पत्ती A में 5 है और बटा प्रारंभ और कर देना है। तो ये क्या हुआ 10 5/5, तो ये कितना हो गया 5/5 हो गया। ठीक है, अब बताओ क्या हुआ, कितना हुआ 100% हो गया ना भाई हो गया कि नहीं हुआ बताओ। इसको 5/5 इंटू क्या कर दो 100 कर दो, ये कट जाएगा तो कितना हो गया 100% हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप पत्ती B का निकाल के दिखाओ, मुझे पत्ती B का निकाल के दिखाओ, निकाल के बताओ कितना आंसर हुआ। बहुत सिंपल है बेटा, कितना दिया हुआ है पत्ती B में, देख लो पीछे से देख लो कितना है 55 - 50/50 कर दो। ठीक है, यही तो करेंगे ना, 55 - 50/50 तो कितना हो गया इक्वल टू, यहाँ 5 हो गया अपॉन 50, यहाँ पे भाई 50 है 500 मत समझ लेना, और इंटू 100 कर लो। कितना आंसर आएगा जल्दी बताओ, कितना आंसर आएगा, काट दो भाई 10% आएगा ना। ये देखो ये कट गया तो कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया 10% हो गया, 0 से 0 कट जाएगा। इतना तो कर ही लोगे ना, इतना तो निकाल ही लेते हो ना, इतना तो मैथ्स आता ही होगा ना भाई। अब एक क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन ये है कि यहां पे एक पत्ती है जिसका प्रारंभ कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और अंतिम कितना है 25 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका AGR कितना होगा, AGR कितना होगा और RGR कितना होगा। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या करोगे AGR निकालने के लिए पीछे फॉर्मूला आपने देखा, अंतिम माइनस प्रारंभ, अंतिम
माइनस प्रारंभ कर दोगे तो AGR निकल आएगा। फिर RGR निकालने के लिए क्या करोगे, अंतिम माइनस प्रारंभ बटे प्रारंभ कर दोगे तो RGR निकल आएगा। ठीक है, और ये निकाल के मेरे को आप भेजना कि मैम देखिए ये होगा, ये आंसर होगा। ये जल्दी से आंसर निकालो और मुझे फिर भेजो कमेंट बॉक्स में कि आंसर क्या होगा। हो गया ना भाई, मेरे को आंसर भेजना, हम चेक करेंगे। AGR कैसे निकालेंगे, अंतिम वृद्धि माइनस प्रारंभ वृद्धि। RGR कैसे निकालेंगे, अंतिम वृद्धि माइनस प्रारंभ वृद्धि बटे प्रारंभ, और फिर इंटू 100 करके क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, जो कि क्या है, प्लास्टिसिटी, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, सुनम्यता। प्लास्टिसिटी या फिर सुनम्यता आखिर होती क्या है, कौन बताएगा क्या होती है, जल्दी बताओ। देखो, आपको पता है कि पादप की संरचनाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। ये आपको पता है, क्या पता है कि पादप की संरचनाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे हाँ मैम होते रहते हैं। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, ये बताओ, किसकी वजह से ये परिवर्तन होते हैं, जो पादप की संरचनाओं में परिवर्तन हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं। तो या तो ये वातावरण में बदलाव के कारण होंगे, या तो ये वातावरण में बदलाव के कारण होंगे, और या फिर ये किस लिए होंगे, विकास की अवस्थाओं में जो परिवर्तन हो रहा है, विकास की अवस्थाओं में जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण होंगे। विकास की अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, फिर से समझो, प्लास्टिसिटी या फिर सुनम्यता क्या होता है कि पादप की संरचनाओं में परिवर्तन हो रहा है। अब कोई भी पादप है तो उसकी संरचना में परिवर्तन क्यों होगा, या तो वातावरण में परिवर्तन के कारण उसकी संरचना में परिवर्तन हो रहा है, और या तो विकास की जो अवस्थाएं बदल रही हैं, उन अवस्थाओं के बदलने के कारण क्या हो रहा है, प्लांट की संरचनाओं में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो पादप की संरचना में परिवर्तन हुआ तो आप देखेंगे कि पत्ती की संरचना में परिवर्तन पाया जाएगा। ठीक है, वो भी किस वजह से हो रहा है, उस जैसे आपने हेट्रोफिली टर्म देखा होगा। ठीक है, तो हेट्रोफिली में क्या होता है बताओ मुझे, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। ठीक है, तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, वातावरण की अवस्थाओं के परिवर्तन, या तो भिन्न क्या होता है, भिन्न भिन्न वातावरण के कारण, या तो विकास की अवस्थाओं के कारण। अब वातावरण को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं बेटा, कि एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी हो रहा है, और विकास की अवस्थाओं में परिवर्तन को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं कि डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी हो रहा है। ठीक है, तो वातावरण प्लास्टिसिटी है वो किस में देखने को मिलती है, वो में देखने को मिलती है बटर कप में, बटर कप में। ठीक है, और विकास की अवस्थाओं में परिवर्तन जो है यानी कि डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी किस में देखने को मिलती है, जैसे कि कॉटन में, कोरिएंडर में। देखो, कोरिएंडर यानी धनिया वाला एग्जाम्पल तो आपने सबने देखा है, अपने घर में धनिया बो दीजिए। धनिया बोते कैसे, खड़ी खड़ी धनिया आती है, आपने देखा होगा, गोल गोल सी होती है, उसको पानी में एक नाइट के लिए भिगो दीजिए, सुबह उठ के उसको जमीन में थोड़ा सा खोद के, इसके बाद उसको डाल के फिर क्या करिए, हल्का सा ढक दीजिए। ठीक है, आप देखेंगे कुछ दिन बाद उसमें से क्या होगा, आपका धनिया का जो प्लांट है वो उगना शुरू हो जाएगा। जब धनिया की पत्ती शुरू में उगती है तो आप उसका प्लांट देखो, उसका संरचना अलग होता है, और जब वो बड़ी हो जाती है तो आप देखना उसका संरचना अलग हो जाता है। तो किसकी वजह से हो रहा है, वो विकास की अवस्थाओं की वजह से उसकी संरचना में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जबकि जो बटर कप है ये किसके लिए हो रहा है, क्योंकि वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इस पादप की संरचना में क्या होता है, परिवर्तन आता है। बताओ क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आगे चलें। अब जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे बेटा, वो हम देखेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको हम PGR बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या फिर आप इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं पादप हार्मोन। क्या बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, पादप हार्मोन। अब देखो, पादप हार्मोन जो होते हैं बेटा वो इस दो तरह के होते हैं, एक जो वृद्धि को प्रेरित करते हैं, एक ऐसे पादप हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं, वृद्धि को
प्रेरित करते हैं, यानी वृद्धि करने में हेल्प करते हैं कि जाओ भाई तुम हेल्प वृद्धि करो, हम तुम्हें क्या करेंगे, हम तुम्हें हेल्प करेंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स कहते हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स कहते हैं। ये कैसे पादप हार्मोन है जो क्या करते हैं, वृद्धि में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सिन, जैसे जिबरलिन, पूरा नहीं लिख रहे हैं हम अभी आगे क्योंकि एक एक को देखेंगे, ठीक है। जैसे ऑक्सिन, जैसे जिबरलिन, जैसे साइटोकाइनिन, ठीक है। ऑक्सिन किससे व्युत्पत्त है, इंडोल एसिटिक एसिड, और जिबरलिन किससे, टार्पिन, इंडोल एसिटिक एसिड से व्युत्पत्त है। व्युत्पत्त मतलब क्या होता है, निर्मित, ठीक है। तो और ये टार्पिन से, जिब्रेलिन किससे व्युत्पत्त है, टार्पिन से, ठीक है। और साइटोकाइनिन किससे है, एडेनिन, N2 क्षारक, जो आपके N2 क्षारक है वो एडेनिन N2 क्षारक है, उससे व्युत्पत्त है, ठीक है। अब हमने देखा कि जो पादप हार्मोन है उनमें पहले कैसे हैं, जो वृद्धि को प्रेरित करते हैं, तो दूसरे कैसे होंगे, दूसरे कैसे होंगे बताओ, जल्दी बताओ। दूसरे होंगे बेटा संदमित करने वाले, वृद्धि को रोकने वाले। तो दूसरे आप क्या लिख सकते हो, वृद्धि को संदमित करने वाले, ठीक है। इसमें हमें कौन से पढ़ने हैं, दो पढ़ने, एक एब्सिसिक एसिड और दूसरा क्या है हमारा, इथाइलिन, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या है, एब्सिसिक एसिड जो है ये, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, ABA भी लिख सकते हो, जिसको एब्सिसिक कहते हैं, वो कैरोटीनॉइड से क्या है, व्युत्पत्त है, ठीक है। और इथाइलिन के बारे में खास बात क्या है, एकमात्र गैसीय हार्मोन है। ये तो सिंपल है, कैरोटीनॉइड से व्युत्पत्त है, और इस ये क्वेश्चन है कि एकमात्र गैसीय हार्मोन, पादप हार्मोन आप इसको कह सकते हो। इथाइलिन की एक और खास बात है कि ये दोनों ही तरीके से काम करता है, दोनों ही तरीके से मतलब कि ये वृद्धि प्रेरक और संदमक दोनों के लिए काम करता है, दोनों की तरह काम कर सकता है। तो ये इथाइलिन की एक और खास बात है कि ये वृद्धि प्रेरक की तरह भी काम कर सकता है और संदमिक की तरह भी काम कर सकता है, मतलब वृद्धि को प्रेरित भी कर सकता है और वृद्धि को संदमित यानी रोक भी सकता है। तो इथाइलिन क्या होगा भाई, दोनों ही फॉर्म में क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। ये ग्रोथ प्रमोटर्स हो गए, उनको आप ग्रोथ इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स मतलब क्या होता है, रोकता है, कौन रोक रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इनहिबिटर्स कहेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यही आपके एनसीईआरटी में यही लिखा है बेटा। सबसे पहले एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सिन को, किसको देखेंगे, ऑक्सिन। चलो पहले आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि ग्रीक वर्ड है ऑक्सिन, यानी कि बढ़ना, सर्वोत्तम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया शब्द जो है ऑक्सिन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, या 3 नहीं भी लगाएंगे तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तथा अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक जिसमें वृद्धि करने की क्षमता हो या उसके लिए वो प्रयोग किया जाए, ठीक है। और ऑक्सिन जैसे IAA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड पौधों से निकाला गया है, ठीक है। और ऑक्सिन के उपयोग का एक विस्तृत दायरा है, ये बागवानी, खेती में प्रयोग किए गए हैं, तनों की कटिंग में, जड़ फूटने में सहायक करता है, जो पादप प्रवर्धन में व्यापकता से इस्तेमाल होती है। ऑक्सिन पुष्पन यानी फूल खिलने को बढ़ावा देती है, और अनानास में भी ये पौधों के पत्तों तथा फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाते हैं, तथा पुरानी एवं परिपक्व पत्तियों एवं फलों के विलगन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। उच्च पादपों में वृद्धि करती अगस्त कलिका और कलियों की वृद्धि को अवरोधित भी करते हैं, ठीक है, जिसे शिखाग्र एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। प्ररोह शिरों को हटाने से प्रायः पौष कलियों की वृद्धि होती है। यह बात व्यापक रूप से चाय रोपण व हेज मेकिंग यानी बाड़ बनाने में, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे कंपनी गार्डन में या कई ऐसी जगह पे जहां पे आप देखते हो कि क्या हो, आपके बहुत सारे गार्डन्स हो या चाय के बागान हो, आप देखो वहां पे ऐसे क्या होता है, हेज होता है, पूरा का पूरा एक आपको ऐसे लाइन दिखेगी, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं।
साथ ही ऑक्सिन्स अनिषेक फलन को प्रेरित करता है, जैसे कि टमाटर में। ठीक है, अब चलो हम देख लेते हैं, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स के माध्यम देख लेते हैं। ऑक्सिन का पहले हमने इतिहास देख लिया कि एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन और एफ डार्विन, जिन्होंने कैनरी ग्रास पे फोटोट्रोपिज्म पर स्टडी की, प्रकाश वर्तन पर स्टडी किया। ठीक है, और फिर एक साइंटिस्ट आए वेंट, इन्होंने ओट यानी कि जौ यानी कि एवेना के प्रांकुर चोल में ऑक्सिन की क्या की भाई, खोज की। किसने की? वेंट ने की। बताओ यहां पे कोई कंफ्यूजन है? नहीं। ठीक है, आपने देखा कि ऑक्सिन जो है वो मानव मूत्र से भी पृथक किया गया, मानव मूत्र से भी पृथक किया गया, और ऑक्सिन ही ऐसा पादप हार्मोन है जिसकी खोज भी सबसे पहले की गई। ठीक है, लक्षण क्या क्या है भाई? ऑक्सिन का प्रयोग सक्रिय रूप से वृद्धि दर्शाने वाले क्षेत्रों, जैसे कौन है? प्ररोशीर्ष, अभी हमने पीछे प्ररोशीर्ष का डायग्राम देखा था, मूल शीर्ष यहाँ पे है। ठीक है, जैव संश्लेषण में क्या होगा? जैसे ट्रिप्टोफैन प्लस जिंक, ये क्या होगा? इसमें हेल्प होगा। ऑक्सिन क्या होगा? कृत्रिम रूप से भी पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं। कृत्रिम रूप से इनका एग्जाम्पल क्या है? NaA, ठीक है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? 2,4-D, जिसका फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसका फॉर्मूला है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से कौन से ऑक्सिन्स पाए जा रहे हैं? IAA, IBBB। अब IAA और IBA, इन दोनों का फुल फॉर्म क्या है? IAA का फुल फॉर्म है बेटा इंडोल एसिटिक एसिड, और इसका इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, बहुत सिंपल है, ये इनका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो इसकी कार्यकी देख लेते हैं। तो एक शब्द होता है एपिकल डोमिनेंस, अभी आपने पीछे भी पढ़ा था। शीर्षस्थ प्रभाविता, शीर्षस्थ प्रभाविता क्या होता है? देखो आपको पता है कि मान लो हमने ये कोई भी आप पौधे का भाग समझ लो, तो जो यहाँ पे टिप पे है उसको शीर्षस्थ कलिका बोलते हैं, शीर्षस्थ कलिका। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? बताओ इंग्लिश वाले। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एपिकल बड, एपिकल बड बोलेंगे। अब ये जो साइड साइड में, ये जो साइड में बगल बगल में, इनको क्या बोलेंगे? पार्श्व कलिका, लैटरल बड्स। इनको क्या बोल रहे हैं? पार्श्व कलिका यानी कि लैटरल बड्स। ठीक है, अब देखो शीर्षस्थ प्रभाविता क्या होता है भाई? शीर्षस्थ प्रभाविता मतलब होता है कि जो शीर्ष पे हैं, जो सबसे ऊपर है, वो बोलेंगे हम शीर्ष पे हैं, हम सबसे महान है, सारा ग्रोथ हमें दो, लाओ जितनी भी चीजें प्लांट्स में आ रही हैं, जितनी भी ग्रो मिनरल्स और जितनी भी चीजें आ रही हैं, वो सब खुद खींच ले रहा है। कौन खींच ले रहा है? शीर्ष खींच ले रहा है, कह रहा है मुझे दो, मैं ग्रोथ करूंगा। तो वो क्या होगा? ये होगा शीर्षस्थ प्रभाविता, कि बेचारे लैटरल वालों को कुछ मिल ही नहीं रहा है, सब कौन खींच ले रहा है? शीर्ष खींच ले रहा है, एपिकल बड खींच ले रही है, लैटरल बर्ड्स को कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, वो ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे। तो ये टर्म क्या कहलाता है? शीर्षस्थ प्रभाविता। जब ये शीर्ष को काट दिया जाए, उड़ा दिया जाए, शीर्ष ही नहीं रहा, तो अब जो पोर्शन है वो सब में बटेगा, वो पार्श्व वाले भी लेंगे, और फिर वो कैसे ग्रोथ करने लगेंगे? लैटरली ग्रोथ करने लगेंगे। तो ऑक्सिन का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? जो है कहाँ पे करते हैं बताओ? जो मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल देता, चाय के बागानों में, हेज बनाने में आपने देखा होगा ना, चाय के बागानों का टीवी वगैरह में फोटो, कि ऐसे लंबे लंबे से चाय के बागान होते हैं, लोग पत्तियां तोड़ते रहते हैं, पीठ पे वो टांगते हैं डलिया जैसा, है ना? तो हेज बनाने में होता है। अब अगर कोई स्टेम कटिंग है, तनी की कटिंग है, तो उसपे क्या होता है? मूल जड़ उगाने में भी किसका हेल्प होता है? ऑक्सिन का हेल्प होता है। और जो तरुण पत्तिका और कच्चे फल होते हैं, उनके विलिगन में भी, उनके फ्रूट डॉग में भी, कि भाई वो गिरे ना, अभी नए उगे तो बेचारे पेड़ से टूट के गिर ना जाए, उनको रोकने में भी कौन हेल्प करता है? ऑक्सिन। पुरानी पत्तियों के विलगन को रोकता है। ठीक है, पुरानी पत्तियों के विलगन को प्रेरित करता है, सॉरी, ये यहाँ पे रोकेगा किसको? इसको, जो तरुण पत्तियां हैं, नई पत्तियां हैं, कच्चे फल हैं, उनके विलगन को रोकेगा, और जो पुरानी पत्तियां हैं उनके विलगन को क्या करेगा?
प्रेरित करेगा, डिटैच करेगा कि भाई जाओ तुमने जी ली अपनी जिंदगी, अब क्या है चले जाओ। ठीक है, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। अब टमाटर में पार्थिनोकार्पी यानी कि अनिषेक फलन को प्रेरित करेगा, पाइनएप्पल में पुष्पन यानी ज्यादा से ज्यादा फूल खिले उसको बढ़ावा देगा। ठीक है, इसके अलावा जो 2,4-D है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, ये खरपतवार नाशी के रूप में काम करता है। कहां कहां पे, मोनोकॉट के लिए बिल्कुल काम नहीं करता है, ये डाइकॉट्स में किसकी तरह काम करता है, खरपतवार नाशी के रूप में क्या करता है, काम करता है। इसके अलावा जाइलम विभेदन, कोशिका विभाजन, इन सब में भी क्या होता है बेटा, ऑक्सिन काम करता है। ठीक है, क्लियर है। ये हमने पढ़ा किसके बारे में, ऑक्सिन के बारे में। अब देखो हम क्या देख लेते हैं, जिब्रेलिन के बारे में। ये सब अभी हम किसके बारे में बता रहे हैं, जो वृद्धि को प्रेरित करते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब क्या है, ये वृद्धि को प्रेरित करते हैं। ठीक है, जिब्रेलिन एक अन्य प्रकार का प्रोत्साहक पीजीआर है। 100 से अधिक जिब्रेलिन की सूचना विभिन्न जीवों से आ चुकी है। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 100 से अधिक जिब्रेलिन जो है वो खोजे जा चुके हैं। ठीक है, कवकों और उच्च पादपों से इन्हें G1 से लेके G100 तक नामित किया जा चुका है। यानी कि जब 100 से ज्यादा खोजे जा चुके हैं तो G1, G2, G3, G4, G100 तक भी क्या आप लिख सकते हो, और इसी तरीके से नामित किया गया है। GA वह जिब्रेलिन है जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी और अभी भी सभी से अधिक सघनता से अध्ययन किए जाने वाला यह स्वरूप है। ठीक है, और GAS अम्लीय होते हैं, ये पौधों में एक व्यापक दायरे की काय की अनुक्रिया देते हैं, ये अक्ष की लंबाई बढ़ाने की क्षमता रखते हैं और अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ाने में प्रयोग किए जाते हैं। और देख लो, जिब्रेलिन सेब जैसे फलों को लंबा बनाते हैं ताकि वे उचित रूप ले सकें। ये जरावस्था को भी रोकते हैं ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगा रह सके और बाजार में मिल सके। GA3 को शराब उद्योग में मोल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। गन्ने के तने में कार्बोहाइड्रेट चीनी या शर्करा के रूप में एकत्र रहता है। गन्ने की खेती में जिब्रेलिन छिड़कने पर तनों की लंबाई बढ़ती है, इससे 20 टन प्रति एकड़ ज्यादा उपज बढ़ जाती है। सोचो कितना हेल्पफुल है ये, है ना। GA छिड़कने पर किशोर शंख वृक्षों में परिपक्वता तीव्र गति से होती है, अतः बीज जल्दी तैयार हो जाते हैं। जिब्रेलिन चुकंदर, पत्ता गोभी और अन्य रोजेटी स्वभाव वाले पादपों में वोल्टिंग यानी कि पुष्पन से पहले अंतःपर्व का दीर्घीकरण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, आओ क्या देख लेते हैं, अपना फ्लोचार्ट देख लेते हैं। तो जिब्रेलिन जो है बेटा, क्या था जिब्रेलिन में, एक कवक था जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्या नाम था सोचो, जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक कवक था, और वो कौन सी डिजीज कॉज कर रहा था, फुलिश सीडलिंग। फुलिश सीडलिंग ये किसकी है, इसको बेकाने रोग भी बोलते हैं। फुलिश सीडलिंग को बेकाने रोग भी कहते हैं, फुलिश सीडलिंग को बेकाने रोग भी कहते हैं। और ये किसका रोग है, चावल का। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्यूरोसावा। इन्होंने 1926 में, भाई क्यूरोसावा ने इसी कवक में जिब्रेलिन्स की क्या की, खोज की। ठीक है, लक्षण क्या है आपको पता है, आपने पहले भी देखा, टार्पिन से व्युत्पन्न होंगे, सभी अम्लीय होंगे, पीछे भी आपने पढ़ा, लगभग 100 तक खोजे जा चुके हैं। GA1, GA2, GA3 और GA100 तक खोजे जा चुके हैं। ठीक है, खास बात क्या है कि इसमें जो GA3 है ये सबसे कॉमन है। जो GA3 है बेटा वो क्या है, वो सबसे कॉमन है। GA3 क्या है, सबसे कॉमन है। ठीक है, इसके बाद और इनका कार्य की प्रभाव देख लेते हैं, क्या क्या प्रभाव लेते हैं भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तने की लंबाई में हेल्प करेंगे, तने की लंबाई में वृद्धि करेंगे, तने की लंबाई में वृद्धि करेंगे। जिनको इंग्लिश में लिखना है वो लिख लें कि स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, आनुवांशिक रूप से बौने पदार्थ की लंबाई बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, आनुवांशिक रूप से बौने पौधे की लंबाई बढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या कर रहे हैं,
तने की लंबाई बढ़ा रहे हैं, आनुवंशिक रूप से पौधे की लंबाई बढ़ा रहे हैं, शुगर केन की उत्पादकता बढ़ाने में हेल्प करेंगे। अभी आपने पीछे पढ़ा था शुगर केन मतलब क्या होता है, गन्ना। शुगर केन की उत्पादकता बढ़ाने में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। और बोल्टिंग प्रक्रिया में भी हेल्प करेंगे। किसमें, पत्ता गोभी में। पत्ता गोभी सबको पता है ना क्या होती है, पत्ता गोभी सबको पता होती है ना, कैबेज। इसमें ये क्या करते हैं, इसका जैसे पत्ता गोभी आपने देखा, उसमें क्या पत्तियां बढ़ती हैं ज्यादा। आपने देखा होगा पत्ता गोभी मार्केट जाते होंगे ना यार, देखा तो होगा ही। तो उसमें क्या होता है, पत्तियां बढ़ती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये उसके इंटरनोड को बढ़ाते हैं ताकि उसके तने की लंबाई थोड़ी बढ़ जाए। किसमें, कैबेज में। क्या करेंगे, इंटरनोड जो होगा उसको बढ़ाने में हेल्प करेंगे ताकि तने की लंबाई थोड़ा बढ़ जाए और उसकी लंबाई बड़ी दिखे, ठीक है। तो बोल्टिंग प्रक्रिया में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एप्पल का साइज बढ़ाते हैं, बीज अंकुरण को प्रेरित करते हैं, एप्पल का साइज बढ़ाते हैं, बीज अंकुरण प्रेरित करते हैं, ठीक है। ये भी इसी के कार्य हैं। और क्या कार्य करते हैं भाई, और जो जीर्णता है उसको देर करते हैं, ठीक है। जीर्णता को क्या करते हैं, देरी से लाते हैं कि भाई पौधे जो है, जीर्णता मतलब क्या होता है, बूढ़े, बुढ़ापा देर से आए। जीर्णता में देरी लाते हैं कि भाई कम दे पाए, ज्यादा दिन तक जिंदगी जी लो, बूढ़े देर से हो, ठीक है। माल्टिंग प्रक्रिया को तीव्र बनाते हैं, जिसमें अनाज से क्या होता है, माल्टिंग प्रक्रिया में क्या होता है बेटा, अनाज से क्या करते हैं, शराब बनाते हैं। आपने देखा होगा, अनाज रखते हैं, उसमें अंकुरण निकलता है, तो उससे क्या बनती है, शराब बनती है। तो ये माल्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको भी कौन, जिब्रेलिन क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, बीज परिपक्वन में, कॉनिफर्स में बीज परिपक्वन में क्या होता है, तीव्रता लाते हैं, ठीक है। बीज परिपक्वन में तीव्रता लाते हैं। तो ये देख लो, ये सारे फंक्शंस किसके हैं, जिब्रेलिन के हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले लो, एक साथ सब लिखे हुए मिल गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स अपना विशेष प्रभाव साइटोकिनीन्स में डालता और इसे काइनेटिन यानी कि एडेनिन का रूपांतरित रूप एक प्यूरिन के रूप में भी ऑटो क्लेबर्ड हेरिंग के शुक्राणु से खोजा गया था। काइनेटिन पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। साइटोकाइनिन जैसे पदार्थों की खोज के क्रम में मक्का तथा नारियल दूध से जियाटिन अलग किया जा सका। जियाटिन के खोज के बाद से अनेकों प्राकृतिक रूप से प्राप्त साइटोकाइनिन्स तथा कोशिका विभाजन प्रोत्साहक पहचाने गए। ठीक है, अब चलो हम देख लेते हैं अपना इतिहास क्या है। एक साइंटिस्ट थे स्कूग तथा मिलर। कौन से साइंटिस्ट थे? स्कूग तथा मिलर। इन्होंने क्या किया, ये जो साइंटिस्ट थे स्कूग तथा मिलर, ये अपनी लैब में तंबाकू पित्त संवर्धन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तंबाकू पित्त संवर्धन कर रहे थे। तंबाकू पित्त संवर्धन करते करते इन्होंने हेरिंग वेल का यूज किया था, उसके शुक्राणु लिए थे। हेरिंग वेल से शुक्राणु लिए थे। शुक्राणु में क्या, ऑब्वियसली बात है, शुक्राणु डीएनए लिया होगा। डीएनए में क्या होता है? प्यूरिन, पिरामिडिन, आपको पता है, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, ये सब होता है। तो जो इन्होंने शुक्राणु डीएनए लिया बेटा, इसमें से इन्हें क्या मिला? इसमें से इन्हें काइनेटिन मिला। और ये जो काइनेटिन था, ये क्या था? ये कृत्रिम तरह का साइटोकाइनिन था। इन्हें जो ये काइनेटिन मिला, ये कृत्रिम साइटोकाइनिन था। ठीक है, तो ये तो कृत्रिम हुआ भाई। अब प्राकृतिक साइटोकाइनिन कौन कौन से होते हैं? जिएटिन। कहां से मिले? मक्के से मिले, कोकोनट मिल्क से मिले। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो फिर जल्दी से। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं। रुको, क्या देखेंगे इसका? इसका देखेंगे हम कार्यकी प्रभाव। क्या देखेंगे? कार्यकी प्रभाव। ठीक है, चलो देख लेते हैं कार्यकी प्रभाव क्या है। कि ये सबसे पहले क्या करेंगे? नई पत्तियों का संश्लेषण करने में हेल्प करते हैं।
नई पत्तियों का संश्लेषण करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे भाई, और ये करेंगे पार्श्व परओं के संश्लेषण में, उपास्थानिक परओं के निर्माण में हेल्प करेंगे, उपास्थानिक ठीक है, और क्या करेंगे, ये करेंगे पोषण रूपांतरण के द्वारा पत्तियों में दृढ़ता में देरी करेंगे। पोषण क्या करेंगे, पोषण सब जगह पे पहुंचाने में सॉरी डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेंगे, जिससे क्या होगा, ये भी क्या करेंगे, दृढ़ता में देरी करेंगे। ठीक है, मतलब प्लांट देर से बूढ़ा हो इसमें हेल्प करेंगे। और क्या करेंगे, ये शीर्षस्थ प्रभाविता के विरोधी होते हैं। क्या होते हैं बेटा, शीर्षस्थ, अभी आपने देखा था शीर्षस्थ प्रभाविता क्या होती है, पीछे देखा था, तो ये क्या होते हैं, शीर्षस्थ प्रभाविता के विरोधी होते हैं। कौन होता है, साइटोकाइनिन। ठीक है, क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। कौन होता है, साइटोकाइनिन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन एक साधारण गैसीय पीजीआर है, मैंने बताया था, जो क्या है, एथिलीन क्या है, एक साधारण गैसीय पीजीआर है। ठीक है, तो देखो एथिलीन क्या कर रहा है भाई, एथिलीन एक साधारण गैसीय पीजीआर है, या जरावस्था को प्राप्त होने वाले ऊतकों तथा पकते हुए फलों के द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है, एथिलीन पौधों की अनुपस्थ वृद्धि, अक्षों में फुलाव, द्विबीजपत्ति में अंकुश संरचना को प्रभावित करता है। एथिलीन जरावस्था एवं विलगन को मुख्यतः पत्तियों एवं फूलों को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और यह फलों को पकाने में बहुत प्रभावशाली है। ये लाइन तो आप बिल्कुल मत भूलना, याद रखना। फलों के पकने के दौरान और श्वसन की गति की वृद्धि करता है, और श्वसन वृद्धि में गति की इस बढ़त को क्या बोलते हैं, क्लाइमेट्रिक श्वसन कहते हैं। तो ये लाइन भी याद रखना बेटा, क्या याद रखना है कि फलों के पकने के दौरान यह श्वसन की गति की वृद्धि करता है, और श्वसन वृद्धि की इस बढ़त को क्या बोलते हैं, क्लाइमेट्रिक श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लाइमेट्रिक श्वसन बोलते हैं। ठीक है, और क्या करता है, एथिलीन बीज तथा कलिका प्रसुप्ति को तोड़ता है, मूंगफली के बीज में अंकुरण को शुरू करता है तथा आलू के कंदों को अंकुरित करता है। एथिलीन गहरे पानी के धान के पौधों में पर्णवृंत को तीव्र दीर्घीकरण के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पत्तियों तथा परों के ऊपरी भाग को पानी से ऊपर रखने में मदद करता है। इसके साथ ही एथिलीन मूल वृद्धि तथा मूल रोमों को प्रोत्साहित करता है तथा पौधों को अधिक अवशोषण क्षेत्र प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, एथिलीन अनानास को फूलने तथा फल समकालिकता में सहायक करता है। इसके साथ ही आम को पुष्पित होने के लिए भी प्रेरित करता है। एथिलीन अनका ने कार्यकीय प्रक्रियाओं को नियमित करता है, और यह कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला पीजीआर है। सर्वाधिक व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाला यौगिक एथिफॉन है। एथिफॉन जलीय घोल में आसानी से अवशोषित और पौधों के अंतर्गत संचरित होता है तथा धीरे धीरे एथिलीन मुक्त करता है। एथिफॉन टमाटर तथा सेब के फलों को पकाने की गति को बढ़ाता है और फूलों एवं फलों में विलगन की तीव्रता प्रदान करता है। ठीक है, कपास, चेरी, अखरोट में ये खीरों में मादा पुष्पों को बढ़ाता है, जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। तो देखो बेटा, ज्यादातर आप देख रहे हैं कि पादप हार्मोन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें समझने से ज्यादा आपको लर्न करने की चीजें, उनका इतिहास क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उनके लक्षण क्या है, ये सब आपको क्या है, लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार एथिलीन के बारे में देख लेते हैं। इतिहास क्या है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, क्यूजिन्स। 1910 में इन्होंने बताया कि पके हुए संतरों को अगर कच्चों केले के साथ रखेंगे, इन्होंने 1910 में क्या बताया कि पके हुए संतरों को अगर हम कच्चे केले के साथ रखेंगे, किसके साथ रखेंगे, पके हुए संतरों को अगर हम कच्चे केले के साथ रखेंगे तो ये कच्चे केलों को भी क्या करेंगी, पका देंगी। इसमें से एक ऐसी गैस निकलेगी जो कच्चे केलों को भी क्या करेगी, पका देंगी। किसने बताया, साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है, फिर इनके लक्षण क्या है, तो ये जो होते हैं, जो जीर्णता दर्शाने वाली पत्ती होती हैं, जो जीर्णता दर्शाने वाली पत्तियां होती हैं,
जीर्णता दर्शाने वाली जो पत्तियां होती हैं उनमें ये पाया जाता है। उनमें क्या होता है बेटा, ये पाया जाता है। ठीक है, कार्य क्या है, अभी आपने इसके ढेर सारे कार्य देखे, फिर से बता देते हैं। पहले तो फूट कार्य अगर आप देख लो, फिर से एक पेज ले लेते हैं, यहां पे देख लो, कार्य देख लो तो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, फ्रूट राइपनिंग में, यानी कि फल को पकाने में हेल्प करेगा। इनको फल को पकाने के दौरान श्वसन दर बढ़ जाती है, तो इस तरह के श्वसन को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेटिक श्वसन कहते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, श्वसन वाला जो पॉइंट्स है वो भी याद रखना। फिर क्या है, तीसरा क्या है, जलमग्न जो चावल होते हैं, जो जलमग्न चावल होते हैं, जब आप चावल बोए जाते होंगे तो आप देखते होंगे उनको धान भी जिसको बोलते हैं, आप धान भी बोल सकते हैं, उनको ये क्या करते हैं, सतह पे लाने में हेल्प करते हैं। खीरे में मादा पुष्पन बढ़ाते हैं, ये भी आपने अभी पीछे देखा, जितने पॉइंट्स पीछे आपने देखे ना बेटा, हम वही लिख रहे हैं, कुछ अलग से नहीं लिख रहे हैं। खीरे में क्या करते हैं, पुष्पन बढ़ाते हैं। और क्या पढ़ा था, विलगन यानी कि पुरानी पत्तियों की टूट जाने में, जैसे कॉटन, अखरोट, इसमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। पाइनएप्पल मैंगो में पुष्पन और फलों के निर्माण को प्रेरित करेंगे। पाइनएप्पल और किसमें, मैंगो में पुष्पन और क्या करेंगे, फलों के निर्माण को प्रेरित करेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट आपने पीछे और देखा था जिसको आपको नहीं भूलना है, वो पॉइंट क्या है, इथेफॉन। इथेफॉन क्या होता है, इथेफॉन को क्यों नहीं भूलना है, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है। ये क्या है, एक एक्वस सॉल्यूशन है जो व्यापक स्तर पर फलों को पकाने के लिए यूज होता है, कॉमर्शियली यूज होता है, ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है। व्यापक स्तर पर फलों को पकाने के लिए यूज होता है। ठीक है, नाम क्या है, फलों को पकाने के लिए यूज होता है। नाम क्या है, नाम है इथेफॉन। ठीक है, अब सबसे लास्ट में जो हमारा बचा है बेटा, वो क्या है, हमारा एब्सिसिक एसिड है। ठीक है, आओ एब्सिसिक एसिड को देख लेते हैं क्या है। देखो, इतिहास में देखा गया कि पहले डार्विन की खोज की गई, ऐसा माना गया कि डार्विन जो है वो बीज प्रसुप्ता में हेल्प करता है। ठीक है, बीज प्रसुप्ता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनहिबिटर बी की खोज की गई जो वृद्धि को संदमित कर रहा था, देखा गया। फिर एब्सिसिड की यानी कि जो विलगन को प्रेरित करता है, उसको देखा गया। बाद में पता चला कि ये सारे किसके फॉर्म हैं, ये फॉर्म है ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड के ही फॉर्म है। ठीक है, बाद में ये पता चला। अब देखो, आपने देखा इसका लक्षण क्या था, कैरोटीनॉइड से निर्मित था, पीछे हमने देखा था, किससे, कैरोटीनॉइड्स से निर्मित। ठीक है, अब अगर कार्य इनका हम देख लें, अगर हम इनका कार्य देख लें, एक पेज ले लेते हैं, तो सबसे पहले इनको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। देखो, आप कहेंगे कि मैम हम ऐसे हार्मोन्स के बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं जो वृद्धि को संदमित कर रहे हैं, हार्मोन्स तो ऐसे होने चाहिए जो वृद्धि को क्या करें, हेल्प करें। ठीक है, संदमित क्यों कर रहे हैं, तो देखो बेटा, कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियां जब आती हैं, अब आप पूछोगे मैम प्रतिकूल परिस्थितियां क्या होती है, देखो, एक होते हैं अनुकूल परिस्थितियां, जब सब चीजें हमारे लिए फेवरेबल हो, सब चीजें वैसी हो रही हो जैसी हमें चाहिए हो, और एक होता है प्रतिकूल परिस्थितियां, जब बुरा वक्त होता है, जब सब चीजें वैसी नहीं हो रही होती हैं जैसी हम चाहते हैं, तो वो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। तो जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो उस समय प्लांट्स को भी जरूरत होती है ना कि कुछ ऐसे हार्मोन्स है जो वृद्धि संदमन में भी उनको क्या करें, हेल्प करें। ठीक है, तो जैसे अब आप मान लो जैसे यही है एब्सिसिक एसिड है, तो ये क्या कर रहा है, एब्सिसिक एसिड जो है ये स्ट्रेस हार्मोन भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये तनावपूर्ण स्थिति से निपटने में हेल्प करेगा। तनावपूर्ण स्थिति से
निपटने में हेल्प कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि मैम ये तनावपूर्ण स्थिति से निपटने में कैसे हेल्प कर रहा है, तो देखो कैसे कर रहा है भाई। फिर आप बोलेंगे कि मैम ये संदमित कैसे हुआ, देखो जब प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही हैं, क्या आ रही हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां, यानी कि ऐसी कंडीशंस आ रहे हैं जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, तो ये क्या करेगा, मान लो जैसे बहुत गर्मी है, एक्सेसिव प्रतिकूल परिस्थिति हो गई भाई, बहुत गर्मी है, तापमान बहुत ज्यादा है, प्रतिकूल परिस्थिति हो गई, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, रंध्र को बंद कर देगा। रंध्र बंद हो जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से तो ये संगमन कर रहा है, चीजें खत्म कर रहा है, लेकिन प्लांट के लिए तो वो भी अच्छा है ना, रंध्र क्या कर रहा है, बंद कर दे रहा है। ठीक है, अब जैसे कभी कभी ये वृद्धि संदमन कर देता है, प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो अगर प्लांट ज्यादा वृद्धि करेगा तो खतरे में आ जाएगा, ज्यादा चीजें अवशोषित करेगा, तो वृद्धि को ही रोक देता है कि भाई अभी प्रतिकूल परिस्थिति है, अभी मत वृद्धि करो। ऐसे सीड डॉर्मेंसी भी होता है। ठीक है, प्रसुप्ति अवस्था में चले जाना कि हाँ भाई जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, जब अनुकूल अवस्था आएगी तब करेंगे। तो प्रतिकूल स्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए क्या करता है, मदद करता है प्लांट्स की, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, और एक सबसे बड़ी चीज जो हमें याद रखनी है वो क्या है कि ये कैसा होता है, ये जिबरेलिन का विरोधी होता है, ये जिबरेलिन के बिल्कुल विरोधी की तरह काम करता है। जो जिबरेलिन काम करेगा ये बोलेगा भाई मैं बिल्कुल जस्ट तेरे अपोजिट ही काम करूंगा, ये जिबरेलिन का क्या होता है, विरोधी की तरह काम करता है। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या देखे, पादप हार्मोन देखे, जिनमें हमने बहुत सारे ऐसे देखे जो प्रमोटर्स की तरह काम कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे देखे जो संदमन की तरह कार्य कर रहे थे। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक जो बचा है बेटा, यहां पे हम पढ़ेंगे आपका विभेदन, जिसको हम डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। दूसरा है विभेदन, जिसको हम डी डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। डिफरेंशिएशन के आगे क्या लगा दो, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे हैं। और तीसरा क्या है, पुनः विभेदन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रीडिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रीडिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। तो हमें तीन टर्म्स पढ़ने हैं। पहला कौन सा है, विभेदन, जिसको हमने डिफरेंशिएशन बोला। दूसरा क्या है, विभेदन, जिसको हमने डी डिफरेंशिएशन बोला। और तीसरा क्या है, पुनः विभेदन, जिसको हम रीडिफरेंशिएशन कह रहे हैं। अब ये तीनों होता क्या है, किसी को पता है? बताओ। आपको पता है कि जब कोई प्लांट होता है तो उसमें क्या होता है, शुरुआत में विभेदन की क्षमता होती है, विभाजित होते रहते हैं। प्लांट्स में शुरुआत में क्या होता है, विभेदन की क्षमता होती है, वो विभाजित होते रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, विभेदन। ठीक है, अब जब शुरुआत में विभाजन करते रहते हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक है, ऊतक जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि शुरुआत में क्या होता है, कोशिकाएं विभाजन करती रहती हैं। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद वो विभाजन बंद करके स्पेसिफिक कार्य करने लगती हैं। क्या करने लगती हैं, एक स्पेसिफिक कार्य करने लगती हैं। ठीक है, बताओ पता है कि नहीं पता है? कोई भी विशिष्ट कार्य ग्रहण कर लेती हैं। कार्य कैसा, कोई भी विशिष्ट कार्य ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा कि पहले शुरू में क्या होता है, विभाजन होता रहता है, विभाजन होता रहता है। ठीक है, फिर विभाजन होने के बाद क्या होता है कि जैसे जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है विभाजन करती रहती है। फिर लास्ट में क्या होता है, जब विभाजन हो जाता है, होता रहता है, एक स्टेज के बाद वो बंद हो जाती है और वो अपने आप को कार्य के अनुरूप रूपांतरित कर देती है। जैसे कोई जाइलम का काम करने लगता है, कोई फ्लोएम बन जाता है। जैसे पैरेन्काइमल सेल्स आपने देखा है, क्लोरेन्काइमल सेल्स देखा है, स्क्लेरेन्काइमल्स देखा है। ये सब क्या है, ये सब भी पहले विभाजन कर रहे थे, फिर बाद में इन्होंने अपने कार्य के अनुरूप क्या कर लिया, अपने आप को ढाल लिया, एक स्पेसिफिक कार्य करने लगे। ठीक है, ये आपको पता है कि नहीं प्लांट्स के बारे में, बताओ। ये आपको प्लांट्स के बारे में पता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ मैम पता है। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये क्या कहलाएगा, विभेदन। ठीक है, अब जब ये इन्होंने एक स्पेसिफिक कार्य करने लगे,
अब मान लो कोई मजबूरी आ जाए, जैसे मान लो चोट लग जाए, इनको मरम्मत करनी पड़ जाए, या फिर मान लो कोई और ऐसा हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए, कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाए कि ये फिर से विभाजन करना शुरू कर दें, फिर से क्या कर दें, विभाजन करना शुरू कर दें कि भाई अभी मजबूरी है, कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ गई, क्या पड़ गई, आवश्यकता, कोई ऐसी आवश्यकता पड़ गई जब इनको फिर से क्या करना पड़े, विभाजन करना पड़े, तब इसको क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, और एक बार जब ये अपना जो भी आवश्यकता पूरा है, ये पूरा कर रहे हैं, अपना विभाजन कर रहे हैं, इसके बाद जब फिर से ये अपने कार्य के अनुरूप चले जाएं और विभाजन की क्षमता खो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो विभाजन कहां पे सिर्फ हो रहा है, डी डिफरेंशिएशन में। विभेदन में भी क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। ठीक है, विभेदित ऊतक में, क्योंकि ये तो विभेदित ऊतक थे जहां पे विभाजन बंद हुआ और उन्होंने विशिष्ट कार्य के लिए खुद को क्या किया, मॉडिफाइड कर लिया। फिर जब उन विभेदित कोशिकाओं में आवश्यकता पड़ने पर विभाजन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, विविभेदन बोलते हैं। और वापस से जब उनकी विभाजन की क्षमता चली जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन बोलेंगे। जब ये पुनः अपना कार्य करने लगे, भाई विभाजन छोड़ के पुनः अपना कार्य करने लगे, अपना कार्य करने लगे। ठीक है, तो ये एक टर्म था जो आपकी बुक में था, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही बेटा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में देखो लर्न करने वाली ज्यादा चीजें हैं, ठीक है, फैक्ट्स ज्यादा हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए। अब मिलेंगे आपके नए चैप्टर के साथ, तब तक अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच।